5 साल पहले लद्दाख के साथ हमारे सरकार ने, हमारे रूलिंग पार्टी ने एक वचन दिया था और वो वचन लिखित में था, मैनिफेस्टोज में, घोषणा पत्रों में। इस वचन पर चुनाव जीते गए और ये जनजातीय मंत्रालय, ट्राइबल मिनिस्ट्री के मिनट्स में भी हैं, जिसके अनुसार लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करना था। और इसी पर खुश होकर लद्दाख के लोग बहुत उन्होंने खुशियां मनाई और खुशी खुशी सर जो रूलिंग पार्टी है उसे वोट दिया। उनमें से मैं भी एक था, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण के लिए यही सबसे बेहतरीन था और वचन दिए जा रहे थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण चले जाएं मगर वचन कभी ना जाए। और यहाँ आज वचन वो तोड़ रहे हैं, प्राण हमारे जा रहे हैं। ये तो उल्टा हुआ ना, जिसको दिया गया उसके प्राण चले जाए मगर जिसने वचन दिया उसके प्राण नहीं जाएंगे। मगर देश की जनता को भी तैयार होना चाहिए। क्या हम राम राज में हैं? क्या हम सत्य के प्रतीक के साथ हैं या असत्य के प्रतीक के साथ हैं? इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम लद्दाख के ऊपर बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले हम जानते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। उनके बारे में कौन नहीं जानता है। सोनम वांगचुक के ऊपर आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी बन चुकी है। तो ऐसे तो उनके बारे में जितना बोला जाए वो बहुत ही कम है। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर है, रिफॉर्मिस्ट है, इनोवेटर है। उनको एशिया के सबसे बड़े सम्मान रमन मैग्सेसे सम्मान से उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। जहां 2011 के पहले लद्दाख की जो साक्षरता रेट थी वो 2 से 3% थी, आज के डेट में लद्दाख में 98% पीपल पढ़े लिखे साक्षर है, जो कि अमेजिंग है अपने आप में। और इसका श्रेय सोनम वांगचुक को जाता था। लद्दाख में कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट बिकॉज ऑफ सोनम वांगचुक वहां पे एक सैकमोल कैंपस आया, जिसमें कि लद्दाख के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बड़े हैं, वो सारे वहां पे जाकर के पढ़ाई भी करते हैं। और वहां का जो पढ़ाई का सिस्टम है वो कोई थ्योरी वाला नहीं है। वहां जितने भी पढ़ाई होती है वो सारे प्रैक्टिकल होते हैं और स्टूडेंट खुद से काम करके वहां का जितना कुछ है वो स्टूडेंट ने बनाया है और सब प्रैक्टिकली करते हैं। वेजिटेबल से लेकर के फ्रूट से लेकर हर चीज वो प्रैक्टिकल रूप से लद्दाख में करते हैं। तो इन सब का श्रेय जो है सो सोनम वांगचुक को जाता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए क्या क्या किया है। लद्दाख के जो सेना है उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। और वहां पे आज की डेट में इंटरनेट की सुविधा है तो उसका भी श्रेय सोनम वांगचुक को जाता है। उसके बाद मैं लद्दाख के सिचुएशन पे आती हूँ। देखिए, लद्दाख जो है हमारे भारत के नॉर्थ साइड में है और वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। लद्दाख जो है सो अपना चीन और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस लिहाज से लद्दाख जो है सो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन आज की डेट में उसकी सिचुएशन क्या है? जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ 1947 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों साथ में ही एक स्टेट थे। और 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया तो लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को अलग। लद्दाख जो है 1947 से ये डिमांड कर रहा था कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, बट उसके बावजूद जब लद्दाख को ये चीज मिल गई उसके बावजूद भी वहां के लोग खुश नहीं है। इसका रीजन ये है सिंपल सा कि जम्मू एंड कश्मीर जब अलग हुआ और लद्दाख अलग हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना विधायिका था, जम्मू एंड कश्मीर के पास हर चीजें थी। वहां जम्मू एंड कश्मीर जो है सो डेवलप्ड है, बट लद्दाख के पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां की जो टेम्परेचर होती है -40 -50 में जाती है। तो वहां पे ऐसी इन्वायरमेंट नहीं है कि लद्दाख को जो है सो किसी चीज से बहुत ज्यादा इनकम आ सके। बट जम्मू एंड कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स है या फिर फ्रूट्स है वो पूरे देश में एक्सपोर्ट किया जाता है, तो जम्मू एंड कश्मीर को वहां से भी इनकम आती है। और बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से रिसोर्सेस एंड इनकम जो है सो जम्मू एंड कश्मीर के पास आती है, बट लद्दाख के पास कुछ भी नहीं। जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना लेजिस्लेचर है, अपना विधायिका है, बट लद्दाख के पास कोई विधायिका नहीं है। लोकसभा में लद्दाख का सिर्फ एक एमपी है, बट जम्मू एंड कश्मीर के हैं। तो लद्दाख के जो बात सुनने वाले हैं वो कोई भी नहीं है, क्योंकि वहां पे ना अपना विधायिका है ना कुछ भी है। वहां पे सिर्फ यूपीएससी के द्वारा जो रिक्रूट होके आते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वही वहां पे जो है सो काम करते हैं। तो हम आपको बता दें कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं जनता की नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट की सुनते हैं। तो लद्दाख के जो दर्द है, जो तकलीफ है, वहां के लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको कौन सुनेगा? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये दोनों अलग हुए, जब आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंटेड था, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में जब ज्वाइंट थे, तो उस टाइम में बाहर के लोग वहां पे लैंड परचेज नहीं कर सकते थे, वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते थे बिना वहां के गवर्नमेंट के पूछे। वो आर्टिकल 370 जो है सो वो एम्पावर करती थी जम्मू एंड कश्मीर को।
लेकिन अब क्या हुआ, आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है सो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जम्मू एंड कश्मीर में अपनी जो है सो कंपनी एस्टैब्लिश कर रही है, बड़े-बड़े काम चल रहे हैं, टनल बन रहे हैं, जो है वहाँ पे माइनिंग की जा रही है। और सेम सिचुएशन लद्दाख के साथ भी हो रहा है कि बड़े-बड़े कंपनी जो है सो वहाँ पे माइनिंग कर रही है, टनल बन रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें जो है सो लद्दाख में हो रही है। लेकिन लद्दाख के लोग खुश नहीं है, इसलिए खुश नहीं है क्योंकि जो लद्दाख का जो एरिया है वो बहुत ही सेंसिटिव है। आपको पता है कि वहाँ पे जो ग्लेशियर है वहां से पूरे कंट्री में वाटर सप्लाई होती है ना। 80% वाटर जो है सो वो लद्दाख से आता है, वहां के ग्लेशियर से आता है। अगर वहां पे प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो पूरा जो इन्वायरमेंट है इंडिया का वो कैसा होगा। उसके बाद जो क्लाइमेट चेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, या फिर कहीं भी जो अभी बाढ़ आ रही है, इतने भयंकर बाढ़, और कहीं सूखा पड़ रहा है, बिन मौसम बरसात हो रही है, तो ये सारी चीजें इंडिया में हो रही है। तो इसका कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि जो सेंसिटिव जोन होता है जिसको कि अगर आप उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े जंगलों को आप काट करके अपनी कोई कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है या फिर कुछ बना रहा है, कुछ डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन उससे क्या होगा, उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर असर पड़ रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज होंगे और पूरी चीज जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो लद्दाख का ये डिमांड है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में रखा जाए, और इसलिए भी डिमांड है क्योंकि जब था 370 हटा करके लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस टाइम में नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी सरकार ने ये मैनिफेस्टो में रखा कि अगर हम जीत जाएंगे तो लद्दाख को 6 शेड्यूल में रखेंगे। ऐसा ये प्रूफ है, ये लिखित में प्रूफ है। बट अभी के टाइम में जब 6-5 साल से वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अब तो सरकार बन गई आपकी, अब हमें 6 शेड्यूल में रखा जाए, बट सरकार सुन नहीं रही है, उनकी बातों को सुन नहीं रही है, और इसका खामियाजा वहां के लोग भुगत रहे हैं। सोनम वांगचुक और उनके साथी कितने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, बिना खाना पीना का कितने दिन तक वो अनशन पे रहे, बट उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। हद तो ये हो गई कि लद्दाख से लेकर के दिल्ली तक सारे लोगों ने पैदल यात्रा किया, और दिल्ली पहुंच करके जब वो शांति से अपनी डिमांड जो है सो रख रहे हैं, तभी उनको उठा करके और जेल में रख दिया जा रहा है, और गवर्नमेंट एक दिन भी उनसे मिले नहीं है। उनकी बातों को सुनने वाला आखिर कौन है। I was shocked to see yesterday we don't have in the heart of New Delhi people sitting with us on fast, on a silent fast. Maun Vrat on Ekadashi was forcefully taken in buses and then detained in police stations. तो आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये 6 शेड्यूल है क्या, इसका डिमांड जो है सो लद्दाख के लोग कर रहे हैं। तो देखिए, इंडिया में सिर्फ 4 स्टेट को 6 शेड्यूल के अंदर रखा गया, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। वहां पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, आप कह सकते हैं कि 98-99% पॉपुलेशन जो है वहां पे वो ट्राइबल एरियाज वाले हैं, जो कि हम लोग जैसे नहीं है। वो अपना, उनका कल्चर अलग है और वो हम लोगों में घुल मिल नहीं सकते हैं। तो वहां का वो चीज देखते हुए कि ये ट्राइबल लोग जो है सो थोड़ा सा अलग है, तो उनकी संस्कृति, उनकी कला और उनको संरक्षण देने के लिए जो है सो उनको 6 शेड्यूल दिया गया और 6 शेड्यूल के अंदर रखा गया। तो उनका एक अपना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है जो कि उनको देखता है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है सो ये काउंसिल बनाया जाता है। उसमें 30 मेंबर होते हैं, 4 जो है सो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं और जो शेष है वो चुनाव के द्वारा जो है सो चुने जाते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके राइट्स को, उनका लॉज होता है, जो लैंड होता है, जो फॉरेस्ट होता है, उनसे रिलेटेड जो लॉज होते हैं, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हैं। उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। उनका लॉज सिर्फ वही बनाता है और उसमें गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो उनका जो विवाह से रिलेटेड लॉ हुआ, मैरिज हो गया या फिर डाइवोर्स हो गया या फिर कुछ भी लॉज जो होते हैं, ये एडीसी ही बनाते हैं। और वहां पे कोई भी आदमी जाकर के उनका लैंड परचेज नहीं कर सकता है, या कोई एरिया जो है सो उस पर कंपनी नहीं बना सकती है, या कुछ भी आप दूसरे लोग जाकर के उनका प्रॉपर्टी जो है सो नहीं यूज कर सकता है। तो ये सारे फायदे होते हैं 6 शेड्यूल में रखे गए स्टेट्स को। तो लद्दाख जो है सो यही चाहता है कि क्योंकि उनका जो लद्दाख में जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही, जो इकोसिस्टम है बहुत सेंसिटिव है। अगर हम वहां पे माइनिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो वहां जो ग्लेशियर है, जो हिल्स है, वो सारे अफेक्टेड हो सकते हैं, ग्लेशियर पिघल सकता है। तो लद्दाख में जो ग्लेशियर है वहीं से पानी पूरे इंडिया में सप्लाई होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर वहां पे छेड़छाड़ किया जाए तो पूरे इंडिया का इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम जो है सो चेंज हो सकता है। तो लद्दाख के लोगों का यही कहना है, यही डिमांड है कि लद्दाख को भी 6 शेड्यूल के अंदर रखा जाए, ताकि हमारा जो क्लाइमेट है इससे अफेक्टेड ना हो। और वहां के जो ट्राइबल एरियाज है, लद्दाख में भी 95% ट्राइबल एरियाज रहते हैं, तो उनका भी कल्चर और ये सारे जो है सो सुरक्षित रह सके। लद्दाख में कहा यह जाता है कि सरकार पर
औद्योगिक गुटों का दबाव है, जो नहीं चाहते कि लद्दाख को संरक्षित रखा जाए, क्योंकि उनको पहाड़ों से, नदियों से खिलवाड़ करना है, मुनाफा कमाना है। तो हमारा ये मानना है कि अगर एक तरफ से दबाव हो तो दूसरी तरफ से भी बराबर का दबाव हो, तो फिर संतुलित निर्णय हो सकते हैं। अगर अभी जिस तरह से बात तक नहीं कर रहे हैं, इतने दूर से लेह से दिल्ली तक पैदल आने पर भी बात नहीं कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि सौदा हो चुका है, शायद उनके पास देने को नहीं है। तो इसलिए शायद बात भी, आपसे कोई कर्ज ले 10,000 रुपये और वो आपको दे ही ना, तो आपके मोबाइल को, फोन को आंसर भी नहीं करेगा। लद्दाख जो है सो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लद्दाख के लोग ही थे जब कारगिल युद्ध हो रहा था, तो लद्दाख के लोग जो है सो हमारे देश को बचाए, हमारे देश को इन्फॉर्म किया। अगर आज की डेट में बॉर्डर पे कोई थ्रेट होता है चाइना या पाकिस्तान के द्वारा, अगर लद्दाख के लोग हम लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडिया के लिए कितना खतरा हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। तो ये तो अलग मैटर हो गया। और अगर लद्दाख के साथ कोई छेड़खानी होगा तो फिर इसका खामियाजा पूरे इंडिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पानी के लिए लद्दाख पे डिपेंड होते हैं। वहां का जो इन्वायरमेंट है वो काफी सेंसिटिव है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको गवर्नमेंट को सुनना चाहिए और हम सभी को सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारा सपोर्ट जो है सो सोनम वांगचुक के साथ है। अब आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।